हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने इडियोमेट्री से रिलेटेड और डिफ्यूजन के कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, वो होपफुली शायद आपको समझ में आया होगा। लास्ट हमने इडियोमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और आपको कैसे उसमें अप्रोच लगाना है। तो गिवन है बेटा आपको अ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग CO, CH4 and N2 gas has total volume of 40 ml. This mixture is exploded. Exploded means combustion. This mixture is exploded with excess of oxygen. On cooling the mixture, a contraction of 30 ml is observed. When this mixture is exposed to aqueous KOH, a further contraction of 30 ml is observed. Then find the composition of mixture. तो पहली बात तो तीनों मिक्सचर की बने, जब एक्सप्लोजन कराएंगे तो मोनोऑक्साइड से क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CH4 से क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। अब N2 के एक्सप्लोजन पे यहाँ पे कंबशन पे क्या बनने वाला है उसका कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम वहां पे कोई कंबशन करने वाले नहीं है, कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है। जब कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पर कौन कंडेंस होता है, वाटर कंडेंस होता है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन पे जो मिल रहा होगा वॉल्यूम, वो किसका होगा, वाटर का होगा। तो अभी इनिशियली आपको गिवन है मिक्सचर CO प्लस CH4 प्लस N2, तीनों का मिलाकर वॉल्यूम कितना है, 40 ml। ठीक है। तो एक X ml ले लेते हैं, एक Y ml ले लेते हैं और एक Z ml ले लेते हैं। ठीक है। अब जब CO का कंबशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, CO2 बनने वाला है। राइट। ये भी गैसेस फॉर्म है, ये भी गैसेस फॉर्म है। ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये X ml है तो यहां से CO2 भी कितना बनेगा, X ml। सेकेंड CH4 का जब हम कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O। राइट। तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 2 बैलेंस कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे ये Y ml है तो CO2 कितना बनेगा, Y ml और H2O कितना बनेगा, 2 into Y ml। ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन ये बने है ऑन कंडेंसेशन, कूलिंग पे किसका, यहाँ पे कूलिंग करने पे कौन कंडेंस होगा, यहाँ पे वाटर ही कंडेंस होगा। तो यहाँ पे एक बोला है ऑन कूलिंग द मिक्सचर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 30 ml, तो कूलिंग करने पे वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम होगा लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला, जो कंडेंसेशन में वॉल्यूम कम होगा वो किसकी वजह से कम हो रहा होगा, वाटर की वजह से। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 30 ml। तो यहाँ पे 2y किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल। तो y कितना होगा यहाँ पे, 15 ml। तो y आपने किसके लिए कंसिडर किया था, मीथेन के लिए। तो मींस मीथेन यहाँ पर कितना ml होगा, 15 ml। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा, यहाँ पे भी CO2 बन रहा है, यहाँ पे भी CO2, तो X प्लस वाई किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2। आपको बोला है जब एक्वस KOH के लिए एक्सपोज करते हैं तो कितना वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 30 ml का। तो एक्वस KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो मीन CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 30 ml होगा। Y कितना है, 15 ml। तो X भी आपको कितना मिलेगा, 15 ml मिल जाएगा। तो X 15 है, Y 15 है, टोटल 40 है। तो Z कितना होगा, 10 ml। मींस N2 कितना होगा यहाँ पर, 10 ml होगा। क्लियर। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 20 ml मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड CO वाज एक्सप्लोडेड विद 30 ml ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन करा रहे हैं मींस मेनली द गैसेस आफ्टर द रिएक्शन हैड अ वॉल्यूम ऑफ 34 ml। तो आपको लगा था जब तक कि आपको वाटर के लिए ना बोले आप उसको लिक्विड ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसका गिवन है, आपको गैस का 34 ml। ऑन ट्रीटमेंट विद KOH 8 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन, यानी जितना ऑक्सीजन इनिशियली लिया था, कितना लिया था, 30 ml, वो पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सेस में था और वहां पे 8 ml बच गया था। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो चलिए पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली दिया क्या है और पूछा क्या है और जो पूछा है वो कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए हम करते हैं सॉल्व। गिवन है आपको C2H2 प्लस CO, दोनों मिला कितना गिवन है, 20 ml। तो एक का अगर हम X ml कंसिडर कर लें तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस X ml। ठीक है। अब इनका कंबशन हम करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जब रिएक्शन होगा C2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा,
2CO2 प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, जब तक आपको गिवन ना हो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, गैसियस ही कंसीडर करते हैं और ये लिक्विड ही कंसीडर किया जाता है। बैलेंस कर दें, 2 टू द 4 प्लस 1 5/2 यहां पर इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, सेकेंड मोनोऑक्साइड का कंबशन कर दें, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे C2H2 कितना है, Xml। अगर ये Xml है तो ये 5/2 इंटू Xml कंज्यूम होगा, CO2 कितना बनेगा, 2Xml। राइट, मोनोऑक्साइड कितना है, 20 माइनस Xml, तो ये कितना होगा, 20 माइनस X/2 एंड CO2 कितना बनेगा, 20 माइनस Xml। ठीक है, अब आपको बोला था आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम इज 34 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, 8 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बच रहा है, इसका मीन्स ऑक्सीजन क्या था, एक्सेस में था। तो इसका मीन्स जब हमने कंबशन कराया होगा तो हमारे पास कौन कौन सी गैस बची, यहाँ पे CO2 बची और ऑक्सीजन बची। ठीक है, अब इन्होंने बोला है यहाँ पे ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, तो KOH क्या करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो आफ्टर कंबशन वॉल्यूम कितना बताया आपको, वॉल्यूम कितना दिया है, 34 ml, और बोला है जब आप एक्वस KOH के ऊपर से पास करते हैं तो 8 ml ऑफ ऑक्सीजन उसमें बचता है। अब एक्वस KOH वाटर को तो एब्जॉर्ब नहीं करता ना। ठीक है, तो इसका मीन्स जो वॉल्यूम आपको गिवन है 34 ml, उसमें कौन कौन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्लस CO2 प्रेजेंट है। जब इसको एक्वस KOH के ऊपर से पास करा रहे हैं तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बचा हुआ वॉल्यूम रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना है, रिमेनिंग O2 कितना है, 8 ml। तो इसके अंदर 8 ml ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन दो ही चीजें बची है। अब ये कैसे पता लगा, ये दोनों कंप्लीटली खत्म हो गए, ये कैसे पता लगा, बिकॉज ऑक्सीजन बचा है, जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो बचेगा, जो लिमिटिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो गए थे, ये बचा, और यहाँ पे गैसेस में CO2 था। तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम 34 था। जब एक्वस KOH के ऊपर से पास करेंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या बताया है, यही बताया है, तो मींस ये 8 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना रहा होगा, 34 माइनस 8 मींस 26 ml। तो यहाँ पे CO2 कहां से मिल रहा है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, तो 2x प्लस 20 माइनस x इक्वल टू 26, तो कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 6 ml। तो यहाँ पे x आपने किसको कंसिडर किया था, C2H2 6 ml होगा, और यहाँ पे 20 माइनस x CO कितना हो जाएगा, 14 ml। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 10 ml of gaseous organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen only was mixed with 100 ml of O2 gas and exploded under identical condition and then cooled। तो कूल करेंगे तो क्या होगा, वाटर वहां पे सेपरेट आउट हो जाएगा कंडेंसेशन से। द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर कूलिंग, तो जब आप यहाँ पे कंडेंसेशन कर रहे हैं, कूलिंग करें तो वाटर निकल जाएगा, तो वाटर के बाद जो भी गैस होगी उन सब के लिए बोला है the volume left after cooling was 90 ml on treatment with KOH, a contraction of 20 ml observed। तो KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, तो CO2 को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे कॉन्ट्रैक्शन 20 ml का मिल रहा है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना रहेगा यहाँ पे, 20 ml। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 23 देन डेराइव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो पहले तो आप कोशिश करें कि आप खुद से सॉल्व कर सकें, तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कि मैंने आपको कंपाउंड कंसीडर करते हैं कि अननोन कंपाउंड है CXHYOZ, कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, तो CXHYOZ इस कंपाउंड को हमने कंसीडर किया। इसको रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो H2O में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बैलेंसिंग आपको बता चुका है कि कैसे बैलेंसिंग करना है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग करें, यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, तो कितना होगा, X प्लस Y/2, ऑक्सीजन के एटम में मॉलिक्यूल कितना होगा, Y/2, सॉरी Y/4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन इधर से भी आ रहा है,
तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन है उसमें से कुछ ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो इन टोटल ऑक्सीजन में जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते टाइम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माइनस करना है, Z/2। ये समझ पा रहे हैं बैलेंसिंग कि हमने क्या किया। यहाँ पे जब बैलेंसिंग आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कार्बन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया। जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे टोटल जितने भी ऑक्सीजन है उसमें से अगर इधर वाले ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो बचे हुए ऑक्सीजन कहां से आएंगे, यहाँ से ही तो आए होंगे। यहाँ पे टोटल जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं अगर उसमें से आप इधर वाले मॉलिक्यूल माइनस कर देंगे तो बचे हुए ऑक्सीजन कहां से आएंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल थे, X मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ये Y/2 एटम था, तो मॉलिक्यूल कितना होगा Y/4। तो X प्लस Y/4 माइनस यहाँ पे Z एटम था, तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए माइनस Z/2 माइनस कर दिया। तो इतने ऑक्सीजन एटम यहाँ पर इस ऑक्सीजन से आ रहे होंगे और यहाँ से Z ऑक्सीजन एटम यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहले हमने बैलेंसिंग किया। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको कि 10 ml ऑफ गैसेस कंपाउंड मिक्स विद 100 ml ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे ये 10 ml है, गिवन है t इक्वल टू 0 पर, ये 10 ml है और ये 100 ml आपको गिवन है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है, अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा, x प्लस Y/4 माइनस Z/2 मोल। अगर ये 10 ml है तो कितना कंज्यूम होगा, इसका 10 टाइम्स ऑक्सीजन कंज्यूम होने वाला है। तो जब कंबशन हो रहा होगा तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 माइनस x प्लस Y/4 माइनस Z/2 इंटू 10, इतना ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होगा और रिमेनिंग अगर बच रहा होगा तो इतना रिमेनिंग होगा। हो सकता है ये पूरा का पूरा 100 हो तो रिमेनिंग ऑक्सीजन भी 0 हो जाए, वो अभी आगे पता लगेगा। यहां से x ml था, ये अगर ये 1 मोल था तो ये x मोल बन रहा था। अगर ये 10 ml होगा तो कितना बनेगा, 10x ml, राइट। कंडेंस कर दिया था तो यहाँ पे CO2 किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक, अब आपको बोला है द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर कूलिंग वाज 90 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। तो KOH को कौन है, KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml। तो 90 ml में से 20 ml CO2 एब्जॉर्ब हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा, 20 ml। तो ये वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिल रहा है, 10x। तो मींस x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 2। तो यहां से x का वैल्यू तो आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरे इंफॉर्मेशन की बात करें, आपको बोला है द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर कूलिंग 90 ml। तो कूलिंग करने के बाद वाटर तो निकल गया, तो बचे हुए कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, CO2 हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, इसमें से हमें पता लगा CO2 का वॉल्यूम कितना है, 20 ml। तो अगर ये 20 ml है तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम क्या होगा, 70 ml। क्या ये 70 ml हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 70 ml तो इसी का हो सकता है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, इसका वॉल्यूम 70 ml नहीं हो सकता, तो इसी का वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम 70 ml ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगा। तो अगर यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना था, 90 ml। 90 ml में से कुछ वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा, कुछ वॉल्यूम CO2 का होगा। CO2 का आपको पता लगा कितना है, 20 ml। तो ये जो 70 ml है, ये तो 10 ml था ना, तो 10 ml तो यहाँ पे 10 ml है तो ये 70 तो नहीं हो सकता, तो ये 100 ml में से हो सकता है कि कुछ वॉल्यूम ऑक्सीजन का ही बचाओ। तो वॉल्यूम किसका होगा, 70 का। अगर यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पूरी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कंबशन। तो ये हो जाएगा 0 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और ये होगा एज अ एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे 70 ml ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना लिया था और कितना कंज्यूम हुआ, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 ml। यानी कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, 70 ml। अगर ऑक्सीजन बचा है तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम हुआ होगा, 30 ml। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड कितना है, 30 ml। तो यानी यहां पर x प्लस Y/4 माइनस Z/2 इंटू 10 कितना होगा, ये 30 के बराबर। ये 0 से 0 उड़ा दें, x का वैल्यू आपको कितना मिला, 2 प्लस Y/4 माइनस Z/2 इक्वल टू 3। इसको 2 को इधर भेज दें और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2z इक्वल टू 4। यही हो रहा है
y माइनस 2z इक्वल टू 4। तो एक रिलेशन आपको ये मिला, ठीक है। अब दूसरा बोला है कि यहाँ पर वेपर डेंसिटी कितना है 23, वेपर डेंसिटी कितना गिवन है आपको 23। तो अगर वेपर डेंसिटी पता है तो मोलर मास कंपाउंड का आप बता सकते हैं क्या? वेपर डेंसिटी आपको किसका गिवन है? कंपाउंड का। सो मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा? टू इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी आपको 23 गिवन है, तो मोलर मास कंपाउंड का भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सो मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? 2 इंटू 23 मीन्स 46 ग्राम। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x y z, x का वैल्यू आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे x कार्बन एटम है, इधर y हाइड्रोजन एटम है, इधर z ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मोलर मास कितना होगा कंपाउंड का? कार्बन का एटॉमिक मास 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये किसके बराबर होंगे सभी मिलाकर? 46 के बराबर। आपको x का वैल्यू तो पता है, x का वैल्यू कितना मिला था आपको 2। तो x का वैल्यू पुट कीजिए। तो कितना होगा 24 प्लस y प्लस 16z इक्वल टू 46। तो y प्लस 16z कितना होगा? यहाँ पे 24 को इधर भेज दीजिए, तो ये कितना मिल रहा है यहाँ पे 22, राइट। अब y प्लस 16z आपको पता है 22 है, y माइनस 2z का वैल्यू 4 है। दो इक्वेशन मिली, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लो। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 18z इक्वल टू 18। तो z का वैल्यू कितना मिल गया 1। आपको x का वैल्यू पता है, आपको y का वैल्यू पता है, तो आप यहां से z का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y माइनस 2z कितना है 4, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सॉरी आपको z का वैल्यू मिला 1, तो z का वैल्यू 1 पुट कीजिए, इसको इधर भेजिए, तो y कितना मिल जाएगा 6। तो x आपको मिला कितना 2, y कितना मिला 6, z कितना मिला 1। तो यहाँ पे आप x y z का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको अ मिक्सचर ऑफ H2N ब्यूटाइन C4H8 was collected in iodometer tube, then 80 ml of oxygen was also introduced. The resulting mixture of all the gas was exploded. After cooling, resulting gases mixture passes through KOH solution, which causes a contraction of 32 ml and 16 ml of oxygen alone were left behind. Then calculate total volume of initial mixture, calculate percentage volume of butane in original gas mixture, calculate contraction in volume after explosion and cooling of resulting mixture. तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है, कैसे सोल्व करना है और कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तो आपको इन H2 और C4H8 का वॉल्यूम बताना है कि इनका वॉल्यूम कितना रहेगा, इनिशियली टोटल वॉल्यूम क्या था। अब इसमें क्या क्या आपने ऑक्सीजन मिलाया 80 ml, एक्सप्लोजन हुआ, KOH से पास किया, तो KOH क्या करेगा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो KOH से पास करने पर कॉन्ट्रैक्शन कितने ml का हो रहा है 32 ml का। मीन जो वॉल्यूम ऑफ CO2 बन रहा है वो कितना बन रहा होगा 32 ml, ठीक है। फिर बोला है 16 ml ऑफ ऑक्सीजन अलोन लेफ्ट बिहाइंड, यानी अगर ऑक्सीजन बच रही है तो इसका सीधा सीधा क्लियर कट मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेस में होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है H2 और C4H8, तो H2 प्लस C4H8 आपको गिवन है, ठीक है। तो एक को आप XML मान लें, दोनों का टोटल वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो एक को XML मान लें, दूसरे को YML कंसीडर करें। तो अगर H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए। तो अगर ये XML है तो ये कितना कंज्यूम होगा X/2ml, ठीक है। C4H8 का कंबशन करा दें, क्या बनेगा 4CO2 प्लस 4H2O, राइट। बैलेंस कीजिए, 4 2 8, 8 प्लस 4 12, तो 6। तो अगर ये YML है तो कितना प्रोड्यूस होगा 6 इंटू YML, ठीक है। ये कितना प्रोड्यूस होगा 4 इंटू YML और 4 इंटू YML, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा XML, ठीक है। अब जो वॉल्यूम था ऑक्सीजन का, वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन कितना था 80 ml,
ठीक, अब बोला है द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ ऑल द गैस वर एक्सप्लोडेड आफ्टर कूलिंग। रिजल्टिंग कूलिंग किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको जीरो कर दो। कूलिंग करने पर वाटर किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में चला गया। ठीक है, तो बचा हुआ वॉल्यूम किसका होगा, CO2 का होगा, प्लस ऑक्सीजन भी बचेगा क्योंकि लास्ट में आपको बोला है 16 ml ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 कितना, कुछ वॉल्यूम गिवन है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 16 ml बचा हुआ है और CO2 कितना 32 ml, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे वॉल्यूम किसका एब्जॉर्ब हुआ होगा, CO2 का ही डेफिनेटली एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो CO2 कितना बना होगा 32 ml, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना है 16 ml। तो यहाँ पे 32 ml CO2 केवल यहाँ से ही बन रहा है तो 4y कितना होगा यहाँ पर 32 के बराबर, सो y कितना हो जाएगा 8 ml। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना बचा 16 ml, तो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना होगा, अगर ऑक्सीजन 16 ml बचा है तो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना होगा 80 माइनस 16 मीन 64 ml ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट हुआ होगा। तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, x/2 यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है और 6y यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड हाउ मच, x/2 प्लस 6y कितना है 64, y का वैल्यू आपको पता है x/2 कितना होगा, सॉरी x/2 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 64। सो x/2 कितना 64 माइनस 48, कितना डिफरेंस आ रहा है 50 60 16 का, राइट। तो x आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना 32 ml। इसका मीन्स x आपने किसको कंसीडर किया था H2 यहाँ पे कितना रहा होगा 32 ml और दूसरा y क्या था C4H8 कितना रहा होगा 8 ml रहा होगा। तो इनिशियल ओरिजिनल मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा 40 ml। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 8 प्लस 32 मीन्स 40 ml। सेकेंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन का परसेंटेज क्या होगा, ब्यूटाइन कितना है यहाँ पर 8 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 40 ml। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटाइन कितना होगा यहाँ पे, ब्यूटाइन का वॉल्यूम है 8, टोटल वॉल्यूम कितना है 40 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 80/4 मीन्स 20%। एंड थर्ड क्या पूछा है, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो इनिशियली कितना वॉल्यूम लिया था आपने, x ml ये लिया, y ml ये लिया और 80 ml ये लिया। तो इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना 8 प्लस 32 प्लस 80, यानी इनिशियली कितना वॉल्यूम लिया था 120 ml। फाइनल रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर कूलिंग, यानी वाटर निकलने के बाद कितना वॉल्यूम बचा, CO2 बचा था और ऑक्सीजन बचा था, यानी 32 ml ये बचा था प्लस 16 ml ये बचा था, तो कितना हुआ 48 ml बचा हुआ था। तो इनिशियली वॉल्यूम इतना लिया, बचा इतना, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ 120 माइनस 48 मीन्स 72 ml का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इनिशियली गैसेस वॉल्यूम 120 था, फाइनली गैसेस वॉल्यूम 48 ml मिला, तो यानी 72 ml का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। एक्चुअली पेलोड होता क्या है कि जैसे आपने हॉट एयर बैलून देखा है, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि जो हॉट एयर बैलून है जब वो ऊपर जाता है तो क्या करता है, वहां पे कुछ मास को अपलिफ्ट करता है, कुछ मास उठा के ले जाता है। तो जो मास बैलून के थ्रू अपलिफ्ट होने वाला है उसी मास को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पेलोड बोल रहे हैं। तो एक बैलून कितना मैक्सिमम मास को अपलिफ्ट कर पा रहा है उससे ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पेलोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, पेलोड की करनी है, यानी एक बैलून जब ऊपर जाता है तो वो कितने मैक्सिमम मास को अपलिफ्ट कर सकता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पेलोड बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले बैलून की बात करें।
तो ये बैलून है, सपोज इसमें कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो इन पैसेंजर के कितने मास को ये कितने मैक्सिमम मास वाले पैसेंजर को ये अपलिफ्ट कर सकता है, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसी मास को हम क्या बोल रहे हैं, पेलोड। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं मास ऑफ पेलोड। इसका जो मास होगा उसको हम मास ऑफ पेलोड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस बैलून का भी कुछ मास होता है, तो इसको हम बोलेंगे मास ऑफ बैलून। इस बैलून के अंदर कुछ गैस फिल्ड है, उस गैस का भी कुछ मास हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मास ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैलून कितने मास को अपलिफ्ट कर सकता है, उसको कैलकुलेट करने से पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि सपोज बचपन में आप नहाते टाइम अगर बॉल से खेले हुए हैं, या ऐसे जनरली आप बॉल से खेलते हैं, तो पानी में जब आप बॉल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहां पे बॉल जो है वो कुछ पानी को डिस्प्लेस करती है, तो जितने पानी को डिस्प्लेस करती है उसी के अकॉर्डिंग उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बॉयंसी फोर्स की ही बात करेंगे कि बैलून कितने मास को अपलिफ्ट कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉयंसी फोर्स पर। अब बॉयंसी फोर्स कैसे लेगा यहाँ पे बैलून पर, कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे बैलून का होगा वो क्या कर रहा है, उतनी वॉल्यूम ऑफ एयर को यहाँ से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो जितनी एयर को बैलून यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा होगा, हम केवल इसी बैलून के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एयर की बात करें, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस बैलून के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बैलून जितनी वॉल्यूम को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा होगा, उतनी एयर क्या करेगी, बैलून पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉयंसी फोर्स। तो जो बॉयंसी फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में, बैलून को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहाँ पर लग रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मास है उन सब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे पेलोड के कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं। तो ये बैलून क्या कर रहा है, जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा, उतनी एयर वाले वॉल्यूम उतना एयर क्या करेगा, इस पर बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एफ बॉयंसी किसके इक्वल होगा, इस बैलून के मास पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एफ यहाँ पे एफ बैलून ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो भी गैस फील्ड है उसका भी अगर कुछ मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी जितनी मैक्सिमम हो सकती है हम सारी बात कर रहे हैं। हो सकता है वहां पे गैस का मास नेग्लिजिबल आपको दे दे, या बैलून का मास नेग्लिजिबल दे दे, तो जिसका मास नेग्लिजिबल देंगे उसको नेग्लिजिबल पुट कर देना, जीरो पुट कर देना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बैलून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन गैस फील्ड इन बैलून, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेलोड। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स, यहां पर कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा कि यहां पर अब ये जो एयर डिस्प्लेस हुआ है वो कितना फोर्स लगा रही होगी, जितने वॉल्यूम का एयर यहाँ पे प्रेजेंट है उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उतना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, बॉयंसी फोर्स लगा रही होगी। यहाँ पे जितना एयर डिस्प्लेस हो रहा है उस पे जितने मैग्नीट्यूड का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उतना ही फोर्स वो क्या कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी। तो यहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स होगा उसको आप कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ एयर इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एयर। ठीक है, तो बट ये जो फोर्स होगा ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और किसके बराबर होगा, जितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इसने डिस्प्लेस किया है उस पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा होगा। इसको आप किसके इक्वेट कर देंगे, मास ऑफ बैलून इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस मास ऑफ गैस इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी जी इनटू मास ऑफ पेलोड इनटू जी। तो जी से जी उड़ा देना। ठीक है, तो क्या होगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड will be equal to mass of balloon plus mass of gas filled in balloon plus mass of payload। क्लियर, मास ऑफ एयर आप कैसे निकाल सकते हैं कि बैलून का वॉल्यूम आपको पता है, बैलून का वॉल्यूम कितना है,
एयर का जो भी डेंसिटी है उससे आप यहाँ पे मास ऑफ एयर निकाल सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ एयर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून इक्वल टू मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस। अच्छा, इसको मोलर मास से कंफ्यूज मत होना, ये मोलर मास नहीं है, मास ऑफ गैस है प्लस मास ऑफ पेलोड, राइट। वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मास ऑफ बैलून। हो सकता है यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, अगर डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है तो डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड। तो अगर पेलोड का कैलकुलेशन करना है तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, इंफॉर्मेशन पुट करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कोई मैजिकल ट्रिक यहाँ पर नहीं है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं पेलोड के बेसिस पर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम केवल एक ही क्वेश्चन की बात करेंगे। गिवन है आपको अ बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर, वेट 100 kg, कैन देन कैलकुलेट इट्स payload in gram if it is filled with helium at 1 atm pressure and 27 degrees Celsius temperature. Given density of air is 1.2 kg per meter cube, R का वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब atm per Kelvin per mole। ठीक है, तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो पेलोड एक्चुअली होता क्या है वो आपको बताया था। यहां पर इस बलून के थ्रू जितना मास अपलिफ्ट किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेलोड। ठीक है, तो कोई मास यहाँ पे हैंग किया हुआ है, उसी को आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना मास ग्राम में ये अपलिफ्ट कर सकता है। मास ऑफ बैलून आपको गिवन है कितना, 100 kg। अब ये ग्राम में निकालना है तो हम क्या करते हैं, सभी का यूनिट ग्राम में ही लेंगे, यानी 100 kg मीन्स 10⁵ ग्राम। ठीक है। सेकेंड आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ बैलून, डायमीटर 20 मीटर दे रखा है, तो इसका जो डायमीटर वो कितना होगा, 2000 मीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ आपको गिवन है यहाँ पर हीलियम इसके अंदर फिल्ड है, प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, आर का वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब में लीटर ही होता है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें, क्या बोला था, जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो किसके थ्रू बैलेंस होता है, यहाँ पे बोयेंसी फोर्स के थ्रू। तो आपको ज्यादा रिलेशन क्या होगा, एफ बोयेंसी इसके बराबर हो जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। तो इस मास पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन की वजह से, इस बलून का जो भी मास है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो भी गैस फील्ड है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो क्या लग रहा होगा यहाँ पे, बलून पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस जो अंदर गैस फील्ड है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एंड प्लस जो भी यहाँ पे पेलोड है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे mg पुट कर देंगे, mg पुट कर देंगे, mg पुट कर देंगे। यहाँ पे बोयेंसी फोर्स क्या होगा, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो बोयेंसी फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा, इस बलून ने जितना एयर को डिस्प्लेस किया है उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, m ऑफ एयर इंटू जी इक्वल टू m ऑफ बैलून इंटू जी प्लस m ऑफ गैस इंटू जी प्लस m पेलोड इंटू जी। तो जी से जी उड़ा दीजिएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो केजी पर मीटर क्यूब इसको किस में चेंज कर लें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1.2 kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ ग्राम। अब आपको बताएं यहाँ पे इसको किस में चेंज करें, सेंटीमीटर क्यूब में। आपको होता है 1 लीटर कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना 1000 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10⁻⁶ सेंटीमीटर
क्यूब के बराबर, राइट। कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो अपॉन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 1.2 अपॉन 10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिल जाएगा आपको डेंसिटी ऑफ एयर। अब मास ऑफ एयर आप कैसे निकालेंगे, इस बलून का जो भी वॉल्यूम था इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम के थ्रू कितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो डेंसिटी ऑफ एयर जितना का इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस बलून, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बलून कितना होगा, यहाँ पे एयर का निकालने 4/3 पाई, आपको रेडियस कितना गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना होगा 10⁻3 4/3 पाई क्यूब इनटू डेंसिटी कितना होगा यहाँ पे 1.2 अपॉन 10⁻3 इक्वल टू मास ऑफ बैलून, ग्राम में कितना दे रखा है 10⁵ प्लस मास ऑफ गैस आपको निकालना है। तो मास ऑफ गैस मैं आपको केवल यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो आप गैस के लिए क्या बात करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन को क्या ले सकते हैं मास बाय मोलर मास इंटू आरटी, तो मास ऑफ गैस क्या होगा, मास इक्वल टू पीवी एमडब्ल्यू अपॉन आरटी, राइट। तो प्रेशर आपको पता है कितना है 180 एम, वॉल्यूम बैलून का कितना है 4/3 पाई, आर कितना 10⁻3 क्यूब, पीवीएमडब्ल्यू हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 अपॉन आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना 300 प्लस एम पेलोड, राइट। तो पेलोड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को इधर भेजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, आपको यहाँ पे पेलोड का वैल्यू मिल जाएगा। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी, जिसको आप फिजिक्स में डेप्थ में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे केवल सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पहले एजम्पशंस की बात करेंगे। आइडियल गैस के लिए कुछ बातें सोची गई थी कि आइडियल गैस का बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए, या कुछ ये चीजें हैं जो आइडियल गैस को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। फर्स्ट एजम्पशंस क्या माना गया था, ये सोचा गया कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इन्होंने ये माना कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर शेप के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सेकंड एजम्पशन इन्होंने माना कि जो आइडियल गैस होता है उसके एक पार्टिकल का यानी एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, अगर मॉलिक्यूलर गैस है तो मॉलिक्यूल, और अगर एटॉमिक गैस है तो एटम, कि जो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो वो वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल। इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमने बात किया था एसटीपी कंडीशन पर, एट एसटीपी आपको क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। यही माना था कि जो आइडियल गैस होता है एसटीपी पर उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ये डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻23 लीटर। तो ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिला, राइट। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल, बिकॉज आइडियल गैस में जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो कंटेनर का वॉल्यूम हम आइडियल गैस का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, राइट। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे बात करें एजम्पशन का, कि थर्ड एजम्पशन क्या था कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, राइट। रैंडम मोशन में उनका कोई जो मूवमेंट का पैटर्न है कोई फिक्स नहीं होता, कभी किसी मॉलिक्यूल से मूव करने पर जब भी यहाँ पे दो पार्टिकल आपस में कोलिड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आफ्टर कोलिजन उनका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो भी वेरी हो जाएगा। तो जिगजैग मोशन में यहाँ पे पार्टिकल मूव करेंगे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इनके मूवमेंट का, मर्जी पड़े जैसे मूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है, राइट।
अब दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट एजम्पशन क्या था कि जब ये रैंडम मोशन में होते हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल्स पर भी कोलाइड करते हैं। तो कंटेनर की वॉल पे जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, और कहीं पर प्रेशर अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, सॉरी फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रैंडम मोशन की वजह से ये आपस में भी कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं, वही क्या होता है इसके प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या माना गया कि यहाँ पे कि जो कंटेनर के अंदर जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनका जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इलास्टिक नेचर का मींस क्या है कि कोलिजन के बाद जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी जब कोलाइड होंगे तो एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी पर एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं होता है। तो इसका मीन्स क्या है, कंजर्व सॉरी इलास्टिक होने का मीन्स आफ्टर कोलिजन यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो सकती है बट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कंसीडर किया, एजम्पशंस क्या था कि यहाँ पर जो आइडियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। हालांकि ये एजम्पशंस हैं, ठीक है, कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, और जो आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है उसको यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर किसमें, केल्विन में लेना है, राइट। तो यहाँ पे यू स्क्वायर बार क्या होता है, यहाँ पे मीन स्क्वायर स्पीड, इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। क्यों लिया जाएगा इसको अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो क्या क्या पॉइंट है कि पार्टिकल छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, सिमिलर साइज का होता है, सिमिलर शेप का होता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि यहाँ पे जो आइडियल गैस होता है उसके पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या था कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में मूव करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। अब जब कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो वही क्या होता है, उसके प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पार्टिकल का कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इलास्टिक नेचर मींस यहाँ पे आफ्टर कोलिजन एनर्जी का लॉस नहीं होता, ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने बताया कि यहाँ पे जो ग्रेविटी, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ग्रेविटेशनल फोर्स से अनअफेक्टेड रहते हैं, राइट। तो ये मेन पॉइंट है। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आइडियल गैस में ये कंसीडर किया गया कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं, कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, कोई रिपल्शन का फोर्स नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ एजम्पशन थे जो कि आइडियल गैस के लिए हमें यूज में लेने होते हैं। ठीक है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर कोई भी गैस आइडियल है तो उसके सभी पार्टिकल सिमिलर होंगे, उसके पार्टिकल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, राइट। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा। ये हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई आइडियल गैस है, कि हम इक्वेशन यूज में लेते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर आइडियल गैस का प्रेशर देखना चाहेंगे कि आइडियल गैस का प्रेशर कैसे निकाला जाता है, राइट। चलिए बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस की। यहाँ पे किस तरीके से प्रेशर यहाँ पे लिया जाता है, या हम काइनेटिक इक्वेशन गैस से प्रेशर क्या लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक क्यूब की बात करें, एक क्यूब में एक पार्टिकल है या एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, उसका मास हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं, ये यूएक्स वेलोसिटी से x स्पीड में मूव कर रहा है और यहाँ पे l डिस्टेंस से इस फेस पर कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल का वेलोसिटी x एक्सिस में यूएस कंसीडर किया है, y एक्सिस में यूवाई कंसीडर किया है, z एक्सिस में यूजेड कंसीडर किया है। ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर निकालना होता है तो अगर आपको फोर्स पता लग जाए तो फोर्स से आप प्रेशर निकाल सकते हैं, और अगर फोर्स पता करना है तो उसके लिए अगर आप चेंज इन मोमेंटम अगर आपको पता है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हालांकि इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे यूज का नहीं है इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज में लेने वाले हैं कि जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है, सभी मॉलिक्यूल जितने भी पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उनका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में जो वेलोसिटी होता है वो सिमिलर कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, जो कि होता है पी वी इक्वल टू
1/3 m u स्क्वायर बार इंटू n। राइट, हमें डायरेक्ट इक्वेशन यूज में लेना है, बहुत ज्यादा हमारा यूज का नहीं है, फिर भी इसका डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं बिकॉज काम का नहीं है। ये P क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, M होगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, U स्क्वायर बार, U स्क्वायर किया तो क्या किया और उसके बाद बार दिया तो मीन्स मीन, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड। n क्या होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। राइट, तो यही क्या होता है यहाँ पे, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर निकालना हो तो V को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, mu स्क्वायर बार n अपॉन 3 इंटू V, दिस विल द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। अब जो हमने 3 लॉ से जो प्रेशर निकाला था और यहाँ से जो प्रेशर निकालेंगे, जो पीवी प्रोडक्ट निकाला था और यहाँ पे जो पीवी प्रोडक्ट है, दोनों क्या होता है, यहाँ पर सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की। यस, हमने बात किया है कि यहाँ पर जो पीवी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस होता है वो क्या होता है, पीवी इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर बाय इंटू n। यू स्क्वायर बार क्या होगा, मीन स्क्वायर स्पीड, यानी जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करके एवरेज ले लिया है। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेनर के अंदर गैस के जितने ही मॉलिक्यूल है उसको n रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हमें पता है पीवी इक्वल टू nRT भी होता है। राइट, इसके अलावा हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आपको बताया यहाँ पे एजम्पशन से, उसमें क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितना होता है, हाफ m u स्क्वायर बार, ये क्या होगा, मीन स्क्वायर स्पीड, m क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास। राइट, और दूसरा हमें क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं, हाफ mu स्क्वायर बार इक्वल टू लेमडा t, ये एक कांस्टेंट है। राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखना है कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये तो हमें वेलोसिटी के फॉर्म में पता है। इसके अलावा और किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है 1/3 mu स्क्वायर बार इंटू n। क्या इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, यस। कैसे, हम क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो पीवी कितना होगा, 2/3 1/2 m u स्क्वायर बाय इंटू n। राइट, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कैंसिल कर देंगे तो अपने आप वापस ही आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो पीवी कितना होगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी इंटू n। राइट, तो ये एक रिलेशन मिला आपको पीवी का काइनेटिक एनर्जी के साथ। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे इसको आप क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, लेमडा टी के बराबर। तो इसे आप और क्या ले सकते हैं, 2/3 लेमडा टी इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे पीवी का वैल्यू किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर। तो आप इन तीनों टर्म को एनआरटी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो अगर आप एनआरटी के इक्वेट कर देंगे तो पीवी क्या होगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी इंटू n इक्वल टू 2/3 लेमडा टी इंटू n इक्वल टू n आर टी। राइट, आप क्या करना चाह रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर के अलावा और किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और किसके बराबर, लेमडा टी के बराबर। अगर ये लेमडा पता लग जाए कि लेमडा होता क्या है तो आप इसके अलावा इस फॉर्मूले से भी यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो लेमडा पता करना है तो हम यहाँ पे इन दोनों रिलेशन के बेसिस पे बात करें, क्या है, 2/3 लेमडा टी इंटू n इक्वल टू n आर टी। टी से टी उड़ा दीजिए, यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ
सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन Na, यानी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैपिटल N अपॉन Na। यहाँ पे भी कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर N को आप यहाँ पे इस टर्म में उधर प्लेस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/3 लेमडा इंटू एन इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na इंटू R। तो कैपिटल N से कैपिटल N कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा क्या बचेगा यहाँ पे 3/2 इंटू R अपॉन Na, राइट। तो ये लेमडा का वैल्यू आपको मिल गया। R अपॉन Na को और क्या लिखा जा सकता है, 3/2 K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। ये आपको पहले ही बताया हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1.38 इंटू 10⁻23, राइट। तो K किसके बराबर होता है, R अपॉन Na के बराबर, राइट। तो एक रिप्रेजेंटेशन लेमडा का आपको ये भी मिला। तो अब काइनेटिक एनर्जी को आप और कैसे निकाल सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी क्या था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mu² बार मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू लेमडा टी। लेमडा टी का वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 R अपॉन Na इंटू टी इक्वल टू 3/2 kT। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल के मास की बात की है, एक मॉलिक्यूल की। तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, एक मॉलिक्यूल का। तो ये जो फॉर्मूला निकला ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी आपको मिला। अब आपको एक मोल मॉलिक्यूल का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का इतना है, एक मोल का निकालना है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, Na। एक मॉलिक्यूल का इतना है, तो Na का कितना होगा, तो Na से मल्टीप्लाई कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, हाफ mu² बार इंटू Na इक्वल टू लेमडा टी इंटू Na इक्वल टू 3/2 R अपॉन Na इंटू टी इंटू Na इक्वल टू 3/2 kT इंटू Na। तो Na से Na उड़ा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। एक मॉलिक्यूल का मास है, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल का मास मिल जाएगा, जो कि मोलर मास भी होता है, हाफ mu² बार इंटू Na इक्वल टू लेमडा टी इंटू Na इक्वल टू 3/2 RT और 3/2 kT इंटू Na। तो ये क्या मिला आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो एक मोल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया। अगर हाफ मोल दिया होगा तो हाफ मोल का काइनेटिक एनर्जी आपको क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेज के एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिमिलर हैं, टेम्परेचर अगर सिमिलर है और नंबर ऑफ गैसेस मोल्स भी सिमिलर हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वहां पर सिमिलर होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो भी हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। सभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सिमिलर नहीं होता है, डिफरेंट वेलोसिटी से वहां पर मूव करते हैं। तो वहां पे वेलोसिटी को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम URMS भी बोलते हैं, देन फिर एवरेज स्पीड, एंड देन फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हमारे पास गैसेस सैंपल है उसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड प्रोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर सपोज 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा, यानी जो सिमिलर स्पीड होगा, सपोज 100 मॉलिक्यूल में से सपोज 90 मॉलिक्यूल है, वो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो 70 मीटर पर सेकंड से 90 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वही क्या होगा उसका एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्पीड का लेके उसका एवरेज कर दो,
राइट, वही क्या होगा एवरेज स्पीड। उसमें कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी वाले भी होंगे, कुछ मिनिमम वेलोसिटी वाले भी होंगे, उनका एज करके एवरेज करके निकाल लेंगे तो वो जो स्पीड मिलेगी वो क्या होगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो तीन स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो यूआरएमएस आपको फॉर्मूला याद रखना है, हमने निकाला था यहाँ पे मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड मींस स्क्वायर लेके उसका मीन किया, अगर उसका रूट ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस। जो आरएमएस होता है वो रूट 3 केटी अपॉन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कोई यहाँ पे आपको डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। तो आरएमएस क्या होता है रूट 3 केटी अपॉन स्मॉल एम, के को आप क्या ले सकते हैं आर अपॉन एन ए, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर को आप क्या ले सकते हैं मोलर मास। तो यूआरएमएस क्या होता है रूट 3 केटी अपॉन स्मॉल एम या रूट 3 आरटी अपॉन कैपिटल एम। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज में लेंगे रूट 8 केटी अपॉन पाई एम, के को आप क्या लिख सकते हैं आर अपॉन एन ए, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होगा मोलर मास, तो क्या होगा रूट 8 आरटी अपॉन पाई एम। और यूएमपीएस क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट केटी अपॉन स्मॉल एम, के को आप क्या लिख सकते हैं आर अपॉन एन ए, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू एन क्या होगा मोलर मास, तो रूट 2 केटी अपॉन कैपिटल एम, तो ये क्या हो जाएगा एमपीएस। अगर हम आरएमएस एवरेज और एमपीएस को देखें तो इनका जो रेशियो होता है यहाँ पे क्या है रूट 3 आरटी अपॉन कैपिटल एम, रूट 8 आरटी अपॉन पाई एम, रूट 2 आरटी अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ पे आरटी अपॉन कैपिटल एम से क्या होगा आरटी अपॉन कैपिटल एम सभी तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा गया यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 8 अपॉन पाई, यहाँ पर रूट 2। तो ये यू आरएमएस एमपीएस और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आरएमएस एवरेज और एमपीएस का रेशियो हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें तीनों में सबसे बड़ा वेलोसिटी कौन सा होगा आरटी अपॉन कैपिटल एम, आरटी अपॉन कैपिटल एम, आरटी अपॉन कैपिटल एम, तो सब में सेम है। तो जो बचा हुआ वैल्यू कंपेयर करो रूट 3 8 बाय पाई और रूट 2, तो रूट 3 8 बाय पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 8 अपॉन 3.14 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगा, तो रूट 3 सबसे बड़ा, देन रूट 2 पॉइंट समथिंग, देन रूट 2। तो यहाँ पे गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो आरएमएस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल हैं उनका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, देन एवरेज, देन एमपीएस। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इनको बाय फॉर्मूला ही आपको यहाँ पर याद रखना है। कोशिश करिए कि आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह सब भूल जाइए, आपको इसमें डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, बाय फॉर्मूला ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, काइनेटिक इक्वेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर देयर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास 10⁻22 ग्राम। इफ root mean square speed is 10⁵ centimeter per second, then calculate pressure of the gas। राइट, आपको प्रेशर ऑफ गैस बताना है इन पास्कल, तो प्रेशर बताना है पास्कल में। तो यहाँ पे दो तरीके से आप प्रेशर निकाल सकते हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या काइनेटिक इक्वेशन के बेसिस पर। अगर आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है तो वहां पे टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, बट इक्वेशन में क्वेश्चन में कहीं आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो हम काइनेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, PV इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर बार इंटू n। तो आपको प्रेशर पता करना है, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर, तो अगर ये पास्कल में पता करना है ऐसा यूनिट तो बाकी सभी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो लीटर वॉल्यूम को 1 लीटर को आप क्या ले सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। मास क्या होगा, मास गिवन है आपको 10⁻22 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर दें डिवाइडेड बाय 1000, तो 10⁻25 केजी हो जाएगा। अब आपको गिवन है यहाँ पे यूआरएमएस क्या होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आपको मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यू स्क्वायर बार कितना मिलेगा आपको 10⁻6 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो सारी वैल्यू आपके पास है, बट वैल्यू पुट करें आंसर निकालें। सो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे 1/3 m u स्क्वायर बाय इंटू कैपिटल N अपॉन V। राइट, 1/3 मास कितना है आपको 10⁻25, u स्क्वायर बार कितना है यहाँ पर 10⁻6, n का वैल्यू कितना है आपको n का वैल्यू आपको गिवन है 10⁻23।
अपॉन वेलोसिटी कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻3, राइट। -3 ऊपर आएगा तो +3 कितना हुआ यहाँ पे 10⁻32, ये कितना हो जाएगा 10⁻7/3 पास्कल। तो ये आपको मिल जाएगा प्रेशर इन पास्कल। गिवन है नेक्स्ट आपको, एट व्हाट टेम्परेचर RMS speed of O2 is equal to the O2 means oxygen is equal to the neon at 300 Kelvin। तो आपको दो की RMS स्पीड को इक्वल करना है। तो URMS ऑफ O2 बोला है, URMS ऑफ नियॉन इक्वेट करना है दोनों को, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, √3RT अपॉन कैपिटल M ऑफ O2 विल बी इक्वल टू √3RT अपॉन कैपिटल M ऑफ नियॉन, राइट। तो इसको इक्वेट करना है आपको। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, अच्छा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, नियॉन के लिए आपको टेम्परेचर गिवन है। तो यहाँ पे पहले क्या करें, रूट को हटा दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, 3RT अपॉन कैपिटल M, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32 इक्वल टू 3RT 300 अपॉन नियॉन का मोलर मास कितना होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो मोलर मास कितना है इसका 20, राइट। 3R से 3R कैंसिल आउट हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना, एक डेसिमल से एक डेसिमल भी कैंसिल आउट हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 480 केल्विन फॉर ऑक्सीजन गैस, एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू RMS वेलोसिटी ऑफ नियॉन एट टेम्परेचर 300 केल्विन। क्लियर। चलिए गिवन है नेक्स्ट, कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी 4 kg/m³ एंड प्रेशर 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है, अब RMS स्पीड बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है उसको डेंसिटी की टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो URMS क्या होता है, √3RT अपॉन कैपिटल M। तो अभी ये जो फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए ही है, तो आप आइडियल गैस के लिए क्या बोलते हैं, PV इक्वल टू nRT होता है। मास को आप क्या पुट कर सकते हैं, PV इक्वल टू मास बाय मोलर मास इनटू RT। वॉल्यूम को इधर ले आए तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। मोलर मास को इधर ले आए PMW इक्वल टू DRT। अब RT अपॉन कैपिटल M, अच्छा यहाँ पे मोलर मास इधर ही रहने दें। RT अपॉन कैपिटल M किसके इक्वल लिखा जा सकता है, RT अपॉन कैपिटल M किसके इक्वल लिखा जा सकता है, P अपॉन D के इक्वल। तो RT अपॉन कैपिटल M को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, P अपॉन D से, राइट। राइट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर कितना है यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन डेंसिटी गिवन है 4, तो कैंसिल आउट कर दें 0.3 टाइम से, तो 9 इंटू 10⁴, तो यानी कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गिवन आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज x जूल at -123 degree Celsius. Another sample of oxygen at 27 degree Celsius has a kinetic energy 2x. Then calculate number of molecule of oxygen in second sample. आपको बताना है सेकंड सैंपल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, राइट। तो अभी जो फर्स्ट सैंपल है उसमें n मॉलिक्यूल के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो आपको होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mu² बार इंटू इक्वल टू 3/2 KT इक्वल टू 3/2 R अपॉन NA इंटू T, राइट। तो किसी भी एक फॉर्मूले से बात करें, सपोज यही फॉर्मूला ले लें, राइट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको कितने मॉलिक्यूल गिवन है, फर्स्ट में n मॉलिक्यूल, तो हम क्या बोलेंगे 4 n मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 3/2 KT इंटू n, जितने मॉलिक्यूल है उतने से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आपको फर्स्ट सिंपल में बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज x जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आपको x जूल गिवन है, कितने मॉलिक्यूल के लिए, n मॉलिक्यूल के लिए। तो 3/2 K, टेम्परेचर कितना है -123 डिग्री सेल्सियस, -123 मींस यहाँ पे 273 -123, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 150 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना है 150 केल्विन। तो n मॉलिक्यूल का 150 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है x। अब सेकंड कंडीशन आपको बोला है
another sample of oxygen, same gas है, has a kinetic energy 2x, काइनेटिक एनर्जी आपको 2x बोला है, कितना 3/2 K, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 में 300 केल्विन। तो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, तो n डैश यहाँ पे निकालें तो आप दोनों का रेशियो ले लो, आपको अपना पता लग जाएगा कि अगर यहाँ से बात करें कितना होगा 1/2 कर दें, 1/2 तो कितना होगा x अपॉन 2x इक्वल टू 3/2 K इंटू 150 इंटू n अपॉन 3/2 इंटू K इंटू 300 इंटू n डैश, राइट। तो ये क्या होगा यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा यहाँ पर 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 300 150 टाइम्स एंड 150 से 150 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो n डैश किसके बराबर हो गया, n के बराबर, यानी दोनों सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सिमिलर है, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, मैक्सवेल ने क्या किया यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है, कोई एक सैंपल लिया है गैसियस मॉलिक्यूल का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को इन्होंने स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी भी गैसियस सैंपल की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होता है और उनका वेलोसिटी भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को स्टडी किया और इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर सैंपल के अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका वेलोसिटी क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है, सिमिलर होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है उनका परसेंटेज भी क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। ऐसे जनरल हम किसी भी नॉर्मल एग्जांपल की बात करेंगे, सपोज आपका कोई टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में क्या होगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट क्या होंगे, बहुत कम, और बहुत कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट में क्या होंगे, बहुत कम। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स ला रहा है उनके नंबर्स कम होंगे, जो मिनिमम मार्क्स ला रहे हैं उनके नंबर भी कम होंगे, और जो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं उनके नंबर क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, राइट। तो इन्होंने हमें ग्राफ बना के दिया बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेलोसिटी के बीच में, राइट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिला, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझने के हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल थे, राइट, 100 मॉलिक्यूल थे, हमने इनको सपोज 300 केल्विन पे स्टडी किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी कुछ थी, कि सपोज कुछ मॉलिक्यूल थे, सपोज 70 मॉलिक्यूल थे, वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, राइट। सपोज 20 मॉलिक्यूल 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, और 10 मॉलिक्यूल एंड 10 मॉलिक्यूल सपोज 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उनका परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम होता है उनका परसेंटेज भी क्या होगा, कम होगा। और मैक्सिमम मॉलिक्यूल सिमिलर स्पीड वाले होंगे। तो यहाँ पे 100 में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड था, 100 में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, और 70 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड था। यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या थी, सिमिलर थी, या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया कि टेम्परेचर को 300 से करके सपोज 600 केल्विन कर दिया। अब 600 केल्विन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी साइड शिफ्ट होंगे, हायर वेलोसिटी साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उनके परसेंटेज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब बिकॉज आपने टेम्परेचर दिया तो यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 100 या 100 प्लस थी उनके नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सपोज 600 केल्विन पे 20 मॉलिक्यूल आपको मिले,
राइट। सपोज आपको 20 मॉलिक्यूल आपको मिले जिनकी वेलोसिटी क्या है 100 या 100 मीटर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है उनका परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी उनके नंबर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इधर से कुछ मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल मिले, सपोज यहाँ पे 75 मॉलिक्यूल आ गए जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो बचे कितने 5 मॉलिक्यूल। तो 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। मींस कहने का मतलब क्या है, जब आप यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होती है और मैक्सिमम मॉलिक्यूल सिमिलर स्पीड वाले होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी साइड शिफ्ट होंगे, हायर वेलोसिटी साइड। तो हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा, और कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का परसेंटेज कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में ये क्या बता रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम है, इधर मॉलिक्यूल यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से जैसे से हम इधर मूव करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम है तो इधर वेलोसिटी कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। तो जिनकी वेलोसिटी कम है ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल परसेंटेज। तो इस मॉलिक्यूल वाले, इस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का परसेंटेज क्या है, कम है। अगर हम इस हायर वेलोसिटी की बात करें तो हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का परसेंटेज भी क्या है, कम। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी क्या होगा, कम, उनका परसेंटेज क्या होगा, कम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी ज्यादा होगा उनका परसेंटेज भी क्या होगा, कम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बीच का है उनका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल के नंबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे, नहीं होंगे। अगर इनिशियली 100 थे तो बाद में भी कितने रहने वाले हैं, 100। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्राफ 100 मॉलिक्यूल के लिए सपोज हमने ड्रॉ किया है, राइट। सपोज हमने पूरा का पूरा ग्राफ 100 मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ किया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी ग्राफ तो 100 मॉलिक्यूल के लिए ही रहेगा। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर वेरी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, सपोज ये T1 टेम्परेचर पर है यानी 300 केल्विन, ये T1 मान लीजिए इसको, और ये T2 मान लीजिए। तो T2 पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी ज्यादा था वो क्या हो गए, बढ़ गए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई पार्टिकल, सपोज 20 पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल के नंबर क्या हो गए, कम। यानी मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी साइड शिफ्ट हो गए, हायर वेलोसिटी साइड। मॉलिक्यूल किधर शिफ्ट हो गए, हायर वेलोसिटी साइड। तो अगर यहाँ पे इस वेलोसिटी की मैं बात करूं तो पहले अगर 20 मॉलिक्यूल थे तो अब मॉलिक्यूल क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम थी उनके नंबर क्या हो जाएंगे, कम। जिनकी वेलोसिटी कम थी उनके नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि उनका एनर्जी बढ़ गया। तो वो किस वेलोसिटी साइड शिफ्ट हो जाएंगे, हायर वेलोसिटी साइड। तो स्टेटमेंट क्या है, ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर मॉलिक्यूल परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम था उनका परसेंटेज क्या हो गया, यहां से यहां पे डिक्रीज हो गया, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी ज्यादा था उनका परसेंटेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल यहां पर होते हैं। कौन कौन सी वेलोसिटी हमने यहां पे बात की थी, URMS, UMPS एंड U एवरेज, राइट। हमने इनका ऑर्डर भी देखा था, RMS वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन एवरेज, देन MPS। तो अगर यहां पे ये क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है, तो MPS आपको क्या बताया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की होती है, मोस्ट
प्रोबेबल स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने ये वेलोसिटी ले रखी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एमपीएस। ठीक है, फिर एमपीएस से ज्यादा क्या होता है, एवरेज। देन फिर इससे कहीं आगे यहाँ पे एवरेज मिलेगा, और उससे भी आगे कहीं क्या मिलेगा, यहाँ पे आरएमएस मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो हमने T1 टेम्परेचर की बात की। अगर ये T2 टेम्परेचर है तो T2 टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई है। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये T2 टेम्परेचर पे एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इससे आगे कहीं क्या मिल रहा होगा आपको, T2 टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी मिल रहा होगा, और उससे आगे क्या मिल रहा होगा, आरएमएस मिल रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ग्राफ में जो पीक होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दिस स्पीड। मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है गैसेस सैंपल के अंदर, उसे एमपीएस बोला जाता है। और वहां पे उनके रिलेशन के बेसिस पे एवरेज उससे थोड़ा ज्यादा होगा और आरएमएस उससे भी ज्यादा होगा। क्लियर। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी रिलेशन वही रहेगा, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल का स्पीड है उसे एमपीएस बोलेंगे, राइट। उससे ज्यादा एवरेज और फिर उससे ज्यादा आरएमएस वेलोसिटी रहेगा। क्लियर। बाकी यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप अभी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होने वाले नहीं है। तो एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 100% मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व अगर चेंज होता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे नहीं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, यानी जो पार्टिकल है वो किधर शिफ्ट होते जाएंगे, हायर वेलोसिटी साइड। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द ग्राफ फ्लैटेंड। ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट रिलेशन की बात करें यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोलर मास। मोलर मास के बेसिस पर अच्छा हमने आरएमएस वेलोसिटी या एमपीएस या एवरेज की बात की है। यूआरएमएस क्या होता है, √3RT अपॉन कैपिटल एम। सभी में क्या है, जो वेलोसिटी है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम। वैसे भी जो हेवी पार्टिकल होता है या जो मोटा आदमी होता है वो धीरे भागता है, और जो पतला आदमी होता है वो कंपैरेटिवली तेज भागता है। सेम वही लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम। जिसका मोलर मास कम है उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। अब जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा, राइट। और जिसका मोलर मास कम है उसका वेलोसिटी क्या ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें, ये मोलर मास के साथ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये किसको बताता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम। अगर हम एमपीएस की बात करें तो एमपीएस भी क्या होगा, यूएमपीएस, मोलर मास के इनवर्सली रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका एमपीएस, इस सेकंड का एमपीएस और इस थर्ड का एमपीएस। तो सपोज ये M1 मोलर मास 1, मोलर मास 2 और मोलर मास 3 के लिए टी टेम्परेचर, तीनों को सिमिलर टेम्परेचर पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो पीक होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, कम। तो अगर हम तीनों में रिलेशन देखना चाहें तो M1 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। M2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। M1 सबसे ज्यादा, देन फिर M2, देन फिर M3। यानी जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है उसमें परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी जिसका मोलर मास ज्यादा है उसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा, कम। और जिसका मोलर मास कम है उसमें एमपीएस क्या होगा, ज्यादा। यानी जिसका मोलर मास कम है उसके अंदर जो हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर। तो मोलर मास के बेसिस पर हम क्या बोल रहे हैं, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसमें पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। जिसका मोलर मास कम है उसमें पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो अगर मोलर मास ज्यादा है तो एमपीएस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मोलर मास कम है तो एमपीएस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है पर कहीं ना कहीं एडवांस लेवल पे आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है
उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन डायमीटर। सिग्मा के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, 2r। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, कोलिजन नंबर जिसको Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज में लेने वाले हैं। Z1 क्या होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार। यू सिग्मा क्या है यहाँ पे, कोलिजन डायमीटर। अगर हम बात करें सिग्मा क्या होगा यहाँ पर, कोलिजन डायमीटर। u बार जो होता है एवरेज स्पीड। एंड एन स्टार, इसको आपको पहले भी बता चुके हैं, एन स्टार क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोलिजन नंबर आपको क्या बता रहा है, पर सेकेंड अदर मॉलिक्यूल के साथ कितने कोलिजन हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली मेन फ्री पाथ क्या होता है, जब डिफरेंट कोलिजन होते हैं, पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, तो दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, एक दो कोलिजन हो रहे हैं तो वहां पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ। तो सपोज यहाँ पे पार्टिकल का कोलिजन हुआ, राइट। तो जब ये पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो इसमें जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है पार्टिकल के थ्रू, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने कवर किया, अपॉन इसमें कितने कोलिजन हुए, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन कितने कोलिजन हुए। तो अगर यहां से यहां तक 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और 4 कोलिजन हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। तो एवरेज डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू बार से। और नंबर ऑफ कोलिजन इससे पहले आपने निकाला है, नंबर ऑफ कोलिजन कितना होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार इंटू एन स्टार। तो यू बार से यू बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा आपको मिल जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11। Z11 क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर और एक मॉलिक्यूल इधर से आकर कोलाइड कर रहा हो, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हो, सिमिलर। 1 में दोनों ही मॉलिक्यूल 1 दोनों मॉलिक्यूल क्या हो, सिमिलर, और एक एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा हो। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 का फॉर्मूला क्या होता है, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्क्वायर एन स्टार स्क्वायर। एन स्टार स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन √2, राइट। तो ये कुछ 4 डेफिनेशन थी जो केवल आपको देखना है। रेयर चांसेस कि यहां से कोई क्वेश्चन बनता है, बट अगर बनता है तो आपको वर्डिंग क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली जो वर्ड आपको गिवन है या जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है। क्लियर। तो चलिए आज तक इतना ही काफी है। जितना हमने पढ़ा हुआ है आइडियल केस में उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो आपको होमवर्क गिवन है उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम रियल केस कॉन्सेप्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह मेमोराइज कर लीजिए। क्लियर। नमस्कार।